हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। उत्तर प्रदेश में ये यूपीएचई असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रैक्टिस टेस्ट करवा रहे हैं। यहाँ पे एक टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, पहले यूपीएचईएससी हुआ करता था, अब ये यूपीएसएससी हो गया है, उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन। इसका गठन हो चुका है, इसके मेंबर वगैरह सबका अपॉइंटमेंट हो चुका है, अध्यक्ष वगैरह का भी अपॉइंटमेंट हो चुका है। तो अब आपका इलेक्शन के बाद में कभी भी एग्जाम हो सकता है। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आने वाले टाइम में इसकी टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवाएंगे। यहाँ पे अभी इंग्लिश में करवा रहे हैं, आने वाले टाइम में आपको हिंदी में भी करवाए जाएंगे। देखिए, इंग्लिश में करवाने का एक पर्पज ये रहता है, कुछ लोगों को हो सकता है इसमें इश्यू रहता हो, लेकिन वो उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे किसी को हिंदी नहीं आती है, कोई वेस्ट बंगाल से अब उसको हिंदी नहीं आती है, तो वो इंग्लिश पढ़ के समझ सकता है। लेकिन मोस्टली ऐसा है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश थोड़ा पढ़ना तो आपको आता ही होगा, और वैसे भी इसको हिंदी में ही समझाया जाता है। इंग्लिश इसलिए है ताकि ओवरऑल सबको कोई इश्यू नहीं रहे। वैसे हिंदी में भी करवाया जाएगा ये आने वाले टाइम में। In 1918, the United Provinces Kisan Sabha was formed by which of the following leaders? 1918 में यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा का गठन हुआ था। ये कौन से लीडर ने इसकी स्थापना की थी, इसका गठन किया था? जो 1918 में यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा का गठन है, इंदिरा नारायण द्विवेदी, इन्होंने किया था। फरवरी 1918 में किया था इसका गठन। इनके साथ में इंदिरा नारायण द्विवेदी के साथ में एक और थे, गौरी शंकर मिश्रा और इंदिरा नारायण द्विवेदी, इन दोनों ने मिलकर इसका गठन किया था। आजकल किसान आंदोलन, किसान सभा, ये आम रूटीन सा हो गया, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। कुछ खेतीबाड़ी वाले किसान है, कुछ मर्सिडीज वाले किसान हैं, अलग अलग जमात है। Rio Conference Earth Summit was held in Rio de Janeiro in which of the following years? Rio Conference Earth Summit, it was held in Rio de Janeiro। Rio de Janeiro कहाँ पे है? ये ब्राजील में है, ब्राजील में है ये कौन से साल में हुआ था ये समिट? देखिए, एक है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, और इसी को ही कहा जाता है रियो समिट, रियो कॉन्फ्रेंस, अर्थ समिट, इसी को ही कहा जाता है। और ये हुआ था 1992 में। कई बार आपसे, जैसे पिछली बार एग्जाम हुआ था, उसमें एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया था अर्थ समिट के नाम से। तो अर्थ समिट, रियो समिट, ये सब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये सभी एक ही है, ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में जून 1992 में ये हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वाज द लास्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? जरूरी नहीं है आपसे एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन कोशिश ये है कि जो इस तरीके के हैं उनको एक ही क्वेश्चन में किया जाए मैक्सिमम, तो आपका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो जाएगा, सीखने को मिलेगा। अब ये पूछा है क्वेश्चन में कि ये जो दे रखे हैं ऑप्शन में, इनमें से सबसे लास्ट में क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो कौन सा हुआ है? होम रूल मूवमेंट है। होम रूल मूवमेंट ये कब शुरू हुआ था? ये होम रूल लीग गठित किया गया था 1916 में। अब इसमें भी दो चीजें हैं, एक था अप्रैल 1916 और दूसरा था सितंबर 1916। अप्रैल 1916 है बाल गंगाधर तिलक ने, और सितंबर 1916 है जो एक ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर थी एनी बिसेंट, उन्होंने शुरू किया था होम रूल मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट है। खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था ये 1919 से और 1924 तक। ये एक पैन इस्लामिक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट कैंपेन था जो लॉन्च किया था मुस्लिम्स ने इन ब्रिटिश इंडिया। और ये किस लिए किया था? टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड टू प्रोटेक्ट द ऑटोमन एम्पायर। जो ऑटोमन एम्पायर है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो प्रॉब्लम में था, उसके लिए ये खिलाफत मूवमेंट शुरू किया गया था 1919 से 1924 तक।
जलियांवाला बाग, ये लगभग सभी को पता होगा। अमृतसर मस्कर, ये इट वाज टुक प्लेस इन, ये हुआ था अप्रैल 1919 में, और एग्जैक्ट है ये 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये। मोफला रिवोल्ट की बात करें तो ये केरला से में हुआ था। केरला जो इसको कहते हैं मालाबार रिबेलियन, ये अगस्त में हुआ था, अगस्त 1921, अगस्त 1921 में स्टार्ट हुआ था ये। जो अभी उस टाइम पे मालाबार डिस्ट्रिक्ट है अभी प्रेजेंट डे केरला में, वहां पे हुआ था। जो ओल्ड मालाबार का सदर्न पार्ट है वहां पे मालाबार रिबेलियन या मोफला रिवोल्ट। अब इसमें देखेंगे आप तो इसका जो सही आंसर आएगा, ये 1916 में स्टार्ट हुआ है, ये 1919 में शुरू हुआ था, और ये 1919 अप्रैल में हुआ है, और ये 1921 में शुरू हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर मोफला रिवोल्ट आएगा। अदिति स्कीम recently seen in the news is associated with which sector? ये अदिति स्कीम है, इसकी आजकल चर्चा है। तो ये अदिति स्कीम कौन से सेक्टर से एसोसिएटेड है, किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? अदिति क्या है? ये है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आईडेक्स। आईडेक्स फ्रेमवर्क है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़िएगा। आईडेक्स फ्रेमवर्क उससे रिलेटेड है। तो ये ओवरऑल है, अभी रिसेंटली रक्षा मंत्री ने ये लॉन्च किया है, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आईडेक्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका एम है लगभग 30 डीप टेक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, यूथ इनोवेशन और आर्म फोर्सेज के जो नीड है, उनकी जरूरत है, जो आर्म फोर्सेज के चैलेंजेज है उनके लिए है ये। और इसमें स्पेशली 17 चैलेंजेज हैं, 17 चैलेंजेज इसमें कंसीडर हैं। इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, और आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, अदरवाइज आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से इतना सफिशिएंट है। When communication enhances the interaction of learners, it is. When communication enhances the interaction of learners, it is a psychological. जब संप्रेषण अधिगमकर्ताओं की जो अन्योन्य क्रिया है उसको बढ़ाती है, तब वो क्या होती है? संप्रेषण अधिगमकर्ताओं की अन्योन्य क्रिया को बढ़ाती है, तब वो क्या होती है? तब वो एक मनोवैज्ञानिक होती है। जैसे जब संप्रेषण अधिगमकर्ताओं की अन्योन्य क्रिया को बढ़ाती है तो एक सांस्कृतिक सामाजिक जो साइकोलॉजी है, सांस्कृतिक सामाजिक मनोविज्ञान परिस्थिति है, और उसका जो चैनल कारक है उनका इसमें प्रतिपादन होता है। तो ये कम्युनिकेशन एनहांस द इंटरेक्शन ऑफ लर्नर्स, इट इज ए साइकोलॉजिकल। The mind of the makers of the Constitution of India is reflected in which of the following? देश का जब संविधान बनाया था तो संविधान बनाने वाले जो थे उनके माइंड में क्या था, वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में रिफ्लेक्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, जिसको देख के लगता है कि उनके माइंड में उस टाइम क्या रहा होगा। हालांकि टाइम टाइम पे चीजें बदलती रहती है, तो उन्होंने आज के हिसाब से तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया नहीं होगा, उस टाइम जो सिचुएशन थी, उस टाइम देश की जो कंडीशन थी उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होगा। अभी देख लीजिए, एक चीफ मिनिस्टर है, जेल में से सरकार चला रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कि वो जेल से सरकार चलाएगा नहीं चलाएगा। तो इस तरह की उस टाइम जो कंडीशन थी उसके हिसाब से जो संविधान निर्माता थे उनका माइंड कहाँ दिखता है? द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में दिखता है ये। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है जरूर पढ़िएगा ये। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन ऑफ BIOS? बायोस, इसका फुल फॉर्म क्या है? देखिए बायोस क्या है। बायोस, इसका पूरा नाम जो है ये है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
बायोस फर्मवेयर एक यूं कहें एक व्यक्तिगत कंप्यूटर सिस्टम बोर्ड पे पहले से इंस्टॉल रहता है। ये बायोस कोई पर्सनल कंप्यूटर आपका पीसी है उस पर पहले से इंस्टॉल्ड है, और ये कंप्यूटर जैसे ही संचालित होता है उस पर ये ऑटोमेटिक चलने वाला एक सॉफ्टवेयर है। और ये जो इंटरफेस है उसकी जो मेन सिस्टम है, उसकी मूल प्रणाली है, उसके जो वास्तविक मानक है उसके रूप में काम करता है। तो ये एक इंटरफेस है, और जो मेन सिस्टम है, मूल प्रणाली है, उसमें जो रियल उसके मानक है उनके रूप में काम करता है, और इसकी फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पहले से इंस्टॉल रहता है ये पीसी में। इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज्ड इन एन इकोनॉमी इट विल। अगर इंटरेस्ट रेट, आपने देखा होगा आरबीआई काफी टाइम से जो इंटरेस्ट रेट है, अब जाके जरूर थोड़ा कुछ पॉइंट बढ़ा था, अदरवाइज पिछले 2-3 क्वार्टर देखा जाए तो वो मेंटेन रख रहा था इंटरेस्ट रेट को। तो अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है इकोनॉमी में, इसका मतलब क्या है? इट विल इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा तो इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द कंट्री। और ये देखिए ये क्या होता है कि जो एक कर्व है, ये कर्व है एक्चुअली इन्वेस्टमेंट कर्व ऑफ द इकोनॉमी, उससे इसको समझा जा सकता है। आप इसको पढ़िएगा, अदरवाइज जैसे एग्जाम डेट अनाउंस होता है या थोड़ा प्रोसेस में आता है तो आपको ये पढ़ाया जाएगा, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी जो भी आपका पूरा सिलेबस है ये करवाया जाएगा अच्छे से। यहाँ पे निश्चिंत रहिए, पिछली बार भी करवाया है, उसके बाद भी करवाया है, फिर करवा देंगे। इसमें जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल स्टेट है उसका काफी रोल रहता है, आपके खैर इतना नहीं है यूज में। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन द। देखिए ये है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट है, एटलीस्ट कम से कम पार्ट 6 तक, पार्ट 1 से और पार्ट 6 तक, इनको बहुत अच्छे से पढ़िए। यहां से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। और आर्टिकल वाइज पढ़िए। जैसे पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। पार्ट 1 में आता है, अब कौन से आर्टिकल आते हैं पार्ट 1 की बात करें तो द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और इसमें आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 1 to 4। पार्ट जो 2 है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है सिटीजनशिप, नागरिकता। अभी जैसे ये सीएए लागू हुआ है, अभी लागू हो चुका है, तो हो सकता है आपसे सिटीजनशिप पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ये आता है आर्टिकल 5 से 11, 5 to 11। पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये है फंडामेंटल राइट्स, जो आपके फंडामेंटल राइट्स है। ये आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 to 35। पार्ट 4 है, पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें क्या आता है पार्ट 4 में? डीपीएसपी आता है। डीपीएसपी मतलब जो नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं हम, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें आते हैं आर्टिकल 36 to 51। और फिर इसके बाद में आ जाता है पार्ट 5, पार्ट 4th ए है एक्चुअली, पार्ट 4th ए। पार्ट 4th ए क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज है, और उसमें एक ही आर्टिकल है 51A। आपको कई बार सुनने को मिला होगा कि आपके फंडामेंटल राइट्स आपको पता है, लेकिन आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये पार्ट 4th ए में है फंडामेंटल ड्यूटीज, उसमें आर्टिकल 51A है। अब हम बात करते हैं प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये किस में आता है? ये आता है कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 51, आर्टिकल 51। ये किस में है? पार्ट 4 में। अगर आपको पता है तो आप इसको डायरेक्ट सही कर देंगे कि ये आर्टिकल 51 है, और आर्टिकल 51 आता है नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक? कृत्रिम झील कौन सी है? आर्टिफिशियल लेक इनमें से कौन सी है? एक क्वेश्चन कई बार आता है इस तरीके का। तो इनमें से जो आर्टिफिशियल लेक है वो है
कोडाईकनाल ये तमिलनाडु में है, ये मैन मेड है। आर्टिफिशियल क्या है? कृत्रिम है, जिसको जो मैन मेड है वो आर्टिफिशियल है। और ये कोडाईकनाल सिटी है तमिलनाडु में। और ये कोडाईकनाल किस जिले में आता है? एक डिस्ट्रिक्ट है डिंडीगुल जिला है ये तमिलनाडु में, उसमें सिटी है कोडाईकनाल, वहां पे है ये आर्टिफिशियल लेक। कोडाईकनाल इसका नाम है। कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर जो हार्डवेयर है, कंप्यूटर हार्डवेयर वो किसका बना होता है, उसमें क्या क्या शामिल होते हैं? तो कंप्यूटर हार्डवेयर में शामिल होते हैं मॉनिटर एंड सीपीयू। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ मॉनिटर एंड सीपीयू। देखिए, आप अपनी जो भी ओपिनियन है इसमें जरूर कमेंट किया कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके, और जो सो चुके हैं लोग उनको जगाइए, उनको शेयर कीजिए वीडियो, ताकि वो वापस से जाग के और अपनी तैयारी शुरू करें विथ रेफरेंस टू। और टाइम टाइम पे वेबसाइट विजिट करते रहिए, क्योंकि ये जो इतने क्वेश्चन करवा रहे हैं ये सब आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। जरूरी नहीं आज मिल जाए, लेकिन हो सकता है आज इवनिंग में या कल जब भी टाइम मिलेगा तो वो अपलोड कर दिए जाएंगे। With reference to स्वदेशी मूवमेंट, consider the following statements. स्वदेशी मूवमेंट जैसे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इस तरीके के जो है वो स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था उस टाइम पे भी जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्वदेशी आंदोलन से संबंधित जो स्टेटमेंट दे रखे उनको कंसिडर, ये दो स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा सही है? इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजिनियस आर्टिजन्स क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। ये बात सही है, क्योंकि स्वदेशी हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन हैंडलूम इंडस्ट्री स्पेशली। और इसमें क्या था? देयर वाज ए रिवाइवल इन हैंडलूम, सिल्क, वेविंग और एंड सम अदर ट्रेडिशनल आर्टिजन क्राफ्ट्स वगैरह, तो इनमें था रिवाइवल। ये बात सही है। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड एज ए पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो अभी कुछ चीजें जैसे यहां मोबाइल बन रहा है या कोई यूनिवर्सिटी है, उस टाइम पे ये अंग्रेजों की जो चीजें थोपी जा रही थी उनके विरोध में ये स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था। और इसी के तहत कई सारी चीजें की गई थी। कई कॉटन मिल्स की स्थापना हुई थी, कई जो स्वदेशी इंडस्ट्री है वो शुरू हुई थी, एक स्वदेशी इंडस्ट्रियलाइजेशन मूवमेंट शुरू हुआ था। अब नेशनल एजुकेशन काउंसिल ऑफ एजुकेशन ये एस्टेब्लिश किया गया था और ये स्वदेशी मूवमेंट का ही पार्ट था। ये बंगाल में किया गया था 1906 में। इसको फंड किया गया था एक्चुअली। ये ऐसा नहीं है कि कोई सरकार के गवर्नमेंट के पैसे से आंदोलन किया और गवर्नमेंट ने उसको बना दिया, ऐसा नहीं है। जैसे अभी रिसेंटली यूपी में अयोध्या में राम मंदिर बना है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया, लोगों की भावनाएं थी इसलिए, ऐसा नहीं है। लोगों ने खुद से फंड किया है जब बना है। तो वैसे ये जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बना था, तो उसमें भी लोगों ने ही खुद से फंड करके ये बनाया था कि हमारा खुद का एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए ये बनाया था। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, और इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा है वो बताना है। देखिए, पहला है ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग। ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग, ये इस महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। ये बात सही है। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग थी, इट वाज फॉर्म्ड बाय महात्मा गांधी। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग है, इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, लेकिन बाद में इसका नाम हरिजन सेवक संघ कर दिया था महात्मा गांधी ने। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पहला स्टेटमेंट सही है, ये मैचिंग सही है। ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा है, इसकी स्थापना की गई थी कब? देखिए, ये जो भी आपको बताया जा रहा है एक एक पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में ये लखनऊ सेशन हुआ था इनका किसान सभा का, उसमें इसकी स्थापना हुई थी। और ये किसने की थी? सहजानंद सरस्वती ने की थी। तो ये दूसरा मैचिंग भी सही है। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है, ये शुरू किया गया था
1925 में 1925 में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया गया था और ये किया था ईवी रामा स्वामी नायकर ने। ये सही है। ये जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है, आपको अगर नहीं मालूम है तो ये एंटी कास्ट मूवमेंट था। मतलब जो अभी भी आप देखते होंगे कई जगह जातिवाद का इतना वो जहर घुला हुआ है, लोग पता नहीं कब इस मानसिकता से बाहर निकलेंगे, लेकिन ये जो जातिवाद का सिस्टम है ये इसके खिलाफ था सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि वो जाति में ऊपर है, दूसरे नीचे हैं, तो उनको लगता है ये ठीक नहीं है। उनकी एक सोच बनी हुई है। और अभी जैसे इलेक्शन का भी टाइम है तो ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, तो इन चक्करों में मत फंसना। जातिवाद वैसे भी कम हो गया है अब धीरे धीरे। एंटी कास्ट मूवमेंट था। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट है जो सही है। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। Who was the following had first deciphered the edicts of Emperor Ashoka? ये पिछले जो एग्जाम हुआ था एडवर्टाइजमेंट 50 का, उसमें एक क्वेश्चन आया था और ये ऐसा क्वेश्चन है जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है लगभग सभी एग्जाम्स में। इसका जो करेक्ट आंसर है, ये जो डिसाइफर किया गया था ये जेम्स प्रिंसेप। ये एक्चुअली एक रॉक कट एडिक्ट था अशोका का और नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में। और ये कब की बात है? डेटेड 252 अराउंड 232 BC। एंड ये जो स्क्रिप्ट था ये डिसाइफर किया गया था 1837 में, ये जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ये जो इंस्क्रिप्शन है अशोका का, ये रिटन है जो मगधी प्राकृत है और इसमें ब्राह्मी लिपि का यूज किया गया है। बाकी तो जो प्राकृत है वो खरोष्टी स्क्रिप्ट है, ग्रीक, अरामिक ये भी यूज किया गया है इसमें। और ये जो जेम्स प्रिंसेप है ये एक्चुअली एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था। द एस्टेरॉयड बेल्ट इज सिचुएटेड बिटवीन विच प्लैनेट्स? कुछ लोगों को लग रहा होगा ये हमारे सिलेबस में है भी या नहीं, आपके सिलेबस का ही क्वेश्चन है। द एस्टेरॉयड बेल्ट इज सिचुएटेड बिटवीन विच प्लैनेट्स? देखिए एस्टेरॉयड क्या होता है, जो नहीं मालूम, एस्टेरॉयड क्या है कि कोई ग्रह है या कोई तारा है, उसका जो टूटा हुआ टुकड़ा है उसको माना जाता है एस्टेरॉयड। जैसे क्षुद्र ग्रह है वो एस्टेरॉयड है। खगोल में पिंड होते हैं, खगोलीय पिंड जो इसमें ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं या आकार में भी छोटे होते हैं, इनको ही एस्टेरॉयड कहा जाता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। एस्टेरॉयड बेल्ट की बात हो रही है तो मेन एस्टेरॉयड जो है, मेन बेल्ट कौन सी है? जो मेन बेल्ट है कॉमेट, वो कौन सी है? तो ये है कॉमेट रीड। ये एस्टेरॉयड की मेन बेल्ट है। हालांकि ये ज्यादा डिटेल में हो जाएगा। तो अभी रिसेंटली जो नासा है, नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का नाम सुना होगा आपने। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये नासा का है। इसने अभी ये खोज की है, इसने पाया है, ऐसा पहली बार हुआ है जो मेन एस्टेरॉयड बेल्ट है ये कॉमेट रीड, इसमें पानी मिला है यहाँ पे। तो दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एस्टेरॉयड क्या होता है? क्षुद्र ग्रह। एस्टेरॉयड बेल्ट कौन सी है? मेन कॉमेट रीड। अभी रिसेंटली नासा का जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसने इसको पता लगा है कि जो मेन बेल्ट है उसमें पानी है। अब ये मेन बेल्ट किसके बीच में है ये क्वेश्चन में पूछा है, तो ये लोकेटेड है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर। मार्स क्या है? मंगल, और जुपिटर बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में। देयर इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज द हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। कई बार पूछ लिया जाता है कि पार्लियामेंट किससे बनी होती है। पार्लियामेंट लोअर हाउस है, अपर हाउस है। तो देखिए लोअर हाउस क्या है?
लोकसभा, अपर हाउस है राज्यसभा, और इसके अलावा इसमें राष्ट्रपति, लोअर हाउस, अपर हाउस और प्रेसिडेंट, इन तीनों से मिलके और पार्लियामेंट सिस्टम बनता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पार्लियामेंट सिस्टम है वो कहाँ से बोरो किया है। ये बात सही है कि ये बोरो किया है हमने यूके से। पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है हमारे यहाँ यूके से बोरो किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बोरो किया है तो कि हमने ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट सिस्टम है उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया है। ये सच नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है हमारा, अब आप देखिए लोकसभा राज्यसभा है लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है हमारे यहाँ इलेक्ट किया जाता है, जबकि ब्रिटेन में क्या है वो एक हेरेडिटरी सिस्टम है जो एक वंशवाद चला हुआ है कि वो महारानी थी अब उसका बेटा बन गया, फिर वहां पे जो मोनार्क सिस्टम है वो है, जबकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति इलेक्ट होता है। तो अभी पार्लियामेंट सिस्टम क्या है, ये इंश्योर करता है, जो देखिए हमारे देश में काफी डाइवर्सिटी है, अलग अलग रीजन, अलग अलग लैंग्वेज, तो अलग अलग एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपॉइंट की वो चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ जो गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, उसमें ये क्यों है, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रेस्पॉन्सिबल है, और वो रेस्पॉन्सिबल किसके लिए है, लोकसभा के लिए। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। Which one of the following pairs of islands is separated from each other by the 10-degree channel? 10 डिग्री चैनल से कौन सा आइलैंड सेपरेट होता है? तो देखिए ये 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल कैसे है, इक्वेटर जो है, इक्वेटर से डिसाइड होता है ये डिग्री का। अब इक्वेटर से 10 डिग्री है, 10 डिग्री नॉर्थ में, ये जो है इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ में है, तो इसलिए इसको 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। और ये कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में है। ये अंडमान और निकोबार आइलैंड है, इनको सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। Which one among the following industries is the maximum consumer of water in India? इनमें से कौन सी इंडस्ट्री है जो मैक्सिमम कंज्यूमर है, पानी सबसे ज्यादा कंज्यूम करती है, कौन सी इंडस्ट्री है? देखिए आजकल यही वजह है, क्योंकि पानी की शॉर्टेज आने वाले टाइम में होने के चांसेस हैं अगर सही तरीके से एनवायरनमेंट का प्रोटेक्ट नहीं किया गया, तो ये क्लियर है। आप देखेंगे अभी गर्मी भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, सर्दी भी बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो ये पहले का जैसा पैटर्न रहा नहीं है, वो एनवायरनमेंट की वजह से ही है। अब सब, और इसीलिए यही वजह है कि अब हमें जो सोलर पे जा रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन पे जा रहे हैं, व्हीकल्स इलेक्ट्रिसिटी की ओर जा रहे हैं, इसमें जो मैक्सिमम कंज्यूम करता है पानी का वो करता है कोयले वाला थर्मल पावर प्लांट जो है, जो कोयले से बिजली पैदा करते हैं, इस तरीके के जो पावर प्लांट है या इस तरीके की जो थर्मल पावर इंडस्ट्री है, वो लगभग 88% जो टोटल कंज्यूम होता है पानी इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो उसका 88% तो ये थर्मल अकेला कर लेता है। बाकी उसके बाद जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है ये लगभग 5% है इनका। पेपर वगैरह की बात की जाए तो ये लगभग इनका 26% है, पेपर वगैरह का ये लगभग 6% है। टेक्सटाइल वगैरह का है जो ये लगभग 7% के आसपास कुछ है, और ये शायद 80% है, लेकिन सबसे ज्यादा ये है। आप इसको क्रॉस चेक कीजिएगा, लगभग 80% या 88% है ये, लेकिन सबसे ज्यादा यही कंज्यूम करता है। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सेलेक्टेड बाय द, जो पीएसयू है भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, पहले क्या था, एक अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट हुआ करता था। क्या था, अपॉइंटमेंट्स बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट, और इस अपॉइंटमेंट्स बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दिया गया कब, अगस्त 2015 में जब अनाउंस किया गया, यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अब वो एक बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाएंगे।
बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाएंगे, वो सेलेक्ट करेंगे किस बैंक का चेयरमैन कौन होगा। जैसे आजकल क्या है, जुडिशरी में देखेंगे तो जज साहब हैं, वही जज साहब को अपॉइंट कर रहे हैं, किसी का रिश्तेदार जज बन रहा है, इस तरीके का सिस्टम ये काफी टाइम से चला आ रहा है। तो उसको देखते हुए ये अपॉइंटमेंट्स बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट बनाया। इसकी बैंक बोर्ड ब्यूरो को बनाने की घोषणा की थी 2015 में, अगस्त 2015 में। लेकिन ये इसका फंक्शन कब स्टार्ट हुआ, कब से ये फंक्शन में आया है बैंक बोर्ड ब्यूरो, ये आया था अप्रैल से, अप्रैल 2016 से, अप्रैल 2016 से ये फंक्शन में आ गया था। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है ये इसका हाउस कहाँ पे है, ये कहाँ सिचुएटेड है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ये जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहीं पे इसका भी हेडक्वार्टर है, मुंबई महाराष्ट्र में। At which of the following places first global conference on depletion of ozone layer was held? इनमें से किस जगह पहला ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुआ, किस पे, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, इसको लेके पहला ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था। देखिए ये पहला ओजोन डिप्लेशन को लेके हुआ था, ये वियना में हुआ था। वियना कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं इसको, द कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। और ये कब एडॉप्ट किया था, ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था एट वियना में, वहीं पे इसको अडॉप्ट किया गया था 1985 में, मार्च 1985 में, 22 मार्च 1985 में। और जब ये कन्वेंशन हुआ किसके लिए, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के लिए, वियना कन्वेंशन, उसका ही रिजल्ट है जो आज आप पढ़ते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप पढ़ते हैं वो इसी का ही है, इसी पे ही ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी बनी थी ओजोन डिप्लेशन को लेके ही 1987 में। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगेगा। और भी कोई आपकी क्वेरी है, कोई सजेशन है, बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।